तो बच्चों, आज देखो मैं आपके लिए पेंटिंग के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। आपका पेपर है कल, तो सारे NIOS वाले बच्चों के लिए एक पेंटिंग की वीडियो डाल रहा हूँ मैं आज। तो इसमें मैंने कुछ 10-15 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, वो पेपर में आएंगे आपके कल। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, कल पेपर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वही आपके सामने मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। इसमें देखो, सबसे पहले एक फ़ोटो दी हुई है सिंह कैपिटल की। इसको कहते हैं लाइन कैपिटल इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं सिंह शीर्ष। अशोक का सिंह शीर्ष जो सारनाथ के संग्रहालय में है, उत्तर प्रदेश में, मौर्य काल शैली में बना हुआ है और अशोक के शासनकाल में बना था बलुआ पत्थर से। और इसके ऊपर बड़ी अच्छी यानी कि जो सा क्या की हुई है, पॉलिश की हुई है, चमकदार, ठीक है ना। और इसको 1905 में खोद के निकाला गया था, ठीक है। तो सारनाथ का भ्रमण किया था इसने, हुआनस्वांग कोई चीनी यात्री आया था, और 70 फुट का ऊंचा खंबा और उसके ऊपर यानी कि ये लगा हुआ था। इसको भारत सरकार ने क्या किया, अपना राष्ट्रीय चिन्ह माना है। देखो क्या दिया हुआ है इसमें नीचे, ये एक तो चक्र है और साथ में नीचे देखो उल्टा कमल है इस फोटो में, है ना। तो ये आपको देखो जो फोटो में दिख रहा है वही लिखना है, अशोक काल में बना हुआ, ये बात याद करना है। 1905 में इसको खोद के निकाला गया, ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी बातें याद करनी है। इसको लाइन कैपिटल बोलते हैं, और यानी कि जो सो होता है उत्तर प्रदेश संग्रहालय में सारनाथ में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो अगली फ़ोटो आपके पास आपके सामने आ रही है, सांची के महास्तूप कहते हैं इसको। ये सांची का जो महास्तूप दिख रहा है आपको फ़ोटो के अंदर, और ये जो इसका दरवाज़ा दिख रहा है, ये तोरण द्वार बोलते हैं इसको। ऐसे 4 तोरण द्वार हैं इसके अंदर, और सबके अंदर बड़ी सुंदर नक्काशी की हुई है। अशोक के काल में बना हुआ है, ये भी बलुआ पत्थर से बना हुआ है सेम। सांची जिला रायसेन मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। बलुआ पत्थर, सांची के महास्तूप बलुआ पत्थर से बना हुआ है, अशोक काल में बनाया गया था, और सांची जिला रायसेन मध्य प्रदेश में है। और इसमें अशोक ने अनेक बौद्ध स्तूपों और बौद्ध विहारों का निर्माण किया था, और सांची स्तूपों के निर्माण की शुरुआत उसने ही करवाई थी। और यानी कि अशोक के बाद उसके राज्य का पतन हो गया। दक्षिण भारत में शुंग और सातवाहन वंश सत्ता में आए, उन्होंने इसको पूरा करवाया था सांची के महास्तूप को। याद करने की बात है, सातवाहन राजाओं ने। तो यहाँ पर ना भगवान बुद्ध के अवशेष सांची के स्तूप में संजो कर रखे गए थे। ये अर्धवृत्ताकार गोला है, इसके 4 तोरण द्वार है, सुंदर दरवाजे हैं जिनको तोरण द्वार बोलते हैं। तो जो दिख रहा है तस्वीर में वही आपको बताना है। अब देखो ये तीसरी फ़ोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है जैन तीर्थकर की मूर्ति। ये भी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, गुप्त काल में बनी थी ये, ठीक है ना। और इसका कलाकार नहीं पता, ये राजकीय संग्रहालय लखनऊ में पड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। जैन तीर्थकर, ये देखो कैसे बैठे हुए हैं। तो जैन तीर्थ की मूर्ति गुप्त काल की महान देन है, ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। तो ये वज्र प्रकाशन की मुद्रा है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, 24वें गुरु थे ये। और जैन तीर्थकर का जन्म मरण चक्र के मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि जीवन मरण के चक्रों से मुक्त होकर आप यानी कि मोक्ष प्राप्त करो। 3 रत्न थे इनके, उचित कर्म और विश्वास और सत्यता पे बल दिया था। उचित विश्वास, उचित कर्म और सत्यता पर, ये 3 रत्न है। ये भी पूछ लेते हैं पेपर में। और ये मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? जैन तीर्थकर ध्यान मग्न में है। और यानी कि इसको बोलते हैं वज्र पर्याकासन, ये वो मार्क किया हुआ है ना, वज्र कर्यासन कहते हैं इसको। तो 3 रत्न कौन से? उचित कर्म, उचित विश्वास, सत्यता पर आधारित है। और ये 24वें तीर्थकर थे, ठीक है ना। अब देखो अगली फ़ोटो आपके पास आ रही है, ये है पद्मापाणी बोधिसत्व। ये पेपर में भी आई हुई है। ये यानी कि जो है टेम्परा टेक्निक से बनी हुई है।
गुफा नंबर 1 अजंता, और ये बौद्ध कला का भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र मतलब जो घर के अंदर गुफाओं के अंदर बनाया गया हो। अजंता औरंगाबाद की तस्वीर है ये, महाराष्ट्र औरंगाबाद में जो अजंता की गुफाएं हैं ना, गुफा नंबर 1 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। बोधिसत्वों की पादम पाणी के मुखमंडल के चित्रण में करुणा की झलक दिखाई दे रही है। मतलब इसमें गौतम बुद्ध ना बहुत करुणामयी, बहुत यानी कि जो है क्या भाव मग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं। उनकी आंखों में ऐसा प्रभाव बताया गया मानो भगवान ने संसार के कष्टों को दूर करने के लिए जन्म दिया हो। चित्र सुंदर है, अट्टू रेखाओं से भरपूर है। गले में लहराती हुई मनकों की माला है, 3 शिखरों वाले मुकुट हैं, ठीक है ना, और मोतियों की माला के बीच चमकता हुआ नीला मनका नज़र आ रहा है, देखो बीच में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखो, महात्मा बुद्ध के सीधे हाथ में नील कमल शोभावान है, जिसकी हाथ की उंगलियां जीवा से भी अधिक बोल रही है। नील कमल शोभायान, इसलिए इसको पद्मकाणी बोधिसत्व बोलते हैं। देखो ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पद्मपाणी बोधिसत्व है। नीचे की तरफ देख रहे हैं, भाव भंगिमा बड़ी अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही करुणा के भाव उनकी नज़र में आ रहे हैं आँखों में। तो ये बहुत अच्छा यानी कि जो है चित्र है। चित्र देखते ही आपको याद हो जाएगा, बस जो चित्र में लिखा हुआ है दिख रहा है वही लिखना है अपने पेपर में। अब देखो ये पेपर भी आया हुआ है, पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, महिषासुर मर्दनी। ये कैलाश मंदिर अलोरा महाराष्ट्र में मिला है, पत्थर काट के गुफाओं में बनाया गया है ये। तो इस मूर्ति में महिषासुर को देवी दुर्गा द्वारा मारते हुए दिखाया गया। देखो इसमें देवी दुर्गा महिषासुर को मार रही है। महिषासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसको मर्दनी मतलब मारने वाली। महिषासुर मर्दनी का मतलब ही यही होता है। कैलाश मंदिर अलोरा महाराष्ट्र, पत्थर काट के बनाया गई ये तस्वीर है। कैलाश मंदिर है, संसार में कला के इतिहास में इसका विशेष स्थान है। और मंदिर को अनेक सुंदर उभरी हुई मूर्तियों द्वारा बनाया गया है। इसमें भगवती द्वारा, भगवती मतलब दुर्गा माता द्वारा दुष्ट दमन की कहानी है, ठीक है। देवी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, तारीफ़ कर देनी है। बहुत सुंदर मुखड़ा दिखाया हुआ है और महिषासुर को मारते दिखाया गया है। तो महिषासुर मर्दनी मतलब महिषासुर को मारने वाली। अब देखो ये है 3 मूर्ति, त्रिमूर्ति पत्थर काट कर बनाई गई है। ये भी बहुत ज़बरदस्त राष्ट्रकूट शासन में बनी है। ऊंचाई इसकी लगभग 5.20 मीटर है और एलिफेंटा मुंबई महाराष्ट्र के पास है ये, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं हैं किसी द्वीप पे जाकर, वहाँ पर ये मूर्ति मिली है। त्रिमूर्ति है, इसमें शिव के 3 रूप दिखा रखे हैं, ठीक है ना। सदाशिव का रूप कहते हैं इसको, और महेशमती की मूर्ति भी कहते हैं इसको, ठीक है। वास्तव में हिंदू धर्मानुसार 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, ठीक है। तो ब्रह्मा सृष्टि करने वाले, विष्णु रक्षक हैं और शिव यानी कि विध्वंसक हैं जो इस दुनिया को ख़त्म होते। तीनों दिखाए गए हैं इसके अंदर। तो 3 रूप हैं, एक अधोरा रूप है, दाईं ओर वामदेव है और मध्य में सदाशिव रूप दिखाया गया है। अधोरा रूप, वामदेव और सदाशिव रूप, 3 रूप यानी कि दिखाए गए हैं। इसको कहते हैं त्रिमूर्ति। एलिफेंटा मुंबई के पास पाई गई है। अब आ जाओ, देखो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, कांड्रीय महादेव मंदिर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। खजुराहो मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, खजुराहो, और चंदेल राजाओं के टाइम में बना हुआ है। बेशरा टेक्निक है इसकी, ठीक है ना। और इसका अलंकरण बहुत सुंदर है, जिनमें कांड्रीय महादेव मंदिर सबसे ज़्यादा विशाल है और ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, बेशरा शैली में बना हुआ है। मंदिर की दीवारों में बड़े आकार में नारी पुरुषों देवी देवताओं की मूर्तियाँ सजी हुई हैं। इन मूर्तियों को मिथुन मूर्ति भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये सारी दीवारें बाहर ना खचाखच मूर्तियों से भरी हुई हैं, परंतु अंदर की दीवारें सादी और खाली हैं। तो बेशरा तकनीक से बना हुआ है कांड्रीय महादेव मंदिर। कहाँ पर है, खजुराहो मध्य प्रदेश, ठीक है। ऊंचाई 101 फीट। तो ये यानी कि जो देखो, और ये वाली मूर्ति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांस्य की मूर्ति है नटराजन की, ठीक है। नटराज जो उनसे होते हैं ना, शिव को बोला गया। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में पड़ी हुई है, तंजौर तमिलनाडु से मिली थी, चोल राजाओं के वंश में बनी थी।
कांसे की बनी हुई है, नटराज की मूर्ति है 11वीं शताब्दी में। ठीक है, ये कांसे की मूर्ति का सब सर्वश्रेष्ठ नमूना है नटराज। इस मूर्ति के 4 हाथ हैं, सीधे हाथ में डबरू है, बाएं हाथ में आग का गोला है, तीसरे में अभय मुद्रा है और चौथे की उंगलियां उठे हुए पैर की तरफ संकेत कर रही हैं। ठीक है, और मूर्ति में बड़ा संतुलन दिखा रखा है। कला शास्त्र के अनुसार इस भंगिमा को अतिभंग मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा मूर्ति में भगवान की सृजन, नाश तथा रक्षण की अभियोजना व्यक्त की गई है कि जो भगवान है ना, वो यानी कि सृजन भी कर सकते हैं, चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और नाच के दौरान उनके बाल उड़ रहे हैं, ये देखो बाल उड़ रहे हैं ना, ये यानी कि नटराजन की मूर्ति है, नटराजन। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इंडो इस्लामिक शैली। तो इंडो इस्लामिक शैली कब आई? जब मुस्लिम राज आया इंडिया में, तो उन्होंने कुछ कलाकृतियाँ बनाना हमसे सीखा और कुछ अपनी इस्लामिक शैली लेके आए थे। दोनों को मिला के जो शैली बनी उसको इंडो इस्लामिक शैली बोलते हैं। इसमें बड़े बड़े मीनार बनाए गए, जैसे कुतुब मीनार है, गुम्बद बनाए गए, और यानी कि जो सा क्या बनाया गया, झरोखे बनाए गए, ऐसे मतलब। तो इंडो इस्लामिक शैली में मीनार, गुम्बद और झरोखे। तो ये देखो, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तुर्किश गुलाम। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद तुर्किश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली का सुल्तान बना, तो उसको भवन निर्माण में बड़ी रुचि थी। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था विजय स्तंभ के तौर पे, जीत के स्तंभ के तौर पे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक केवल पहली मंजिल का निर्माण ही करा पाया और उसके बाद मर गया था। बाद में इस मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये मीनार तुर्क तथा भारतीय वास्तुशैला की संगम का अच्छा नमूना है, इससे इसको इंडो इस्लामिक कहा जाता है। ठीक है, 379 सीढ़ियाँ हैं और इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की इसमें दिखाई देती है। ऊपरी मंजिल भयंकर काली आंधी तूफान की वजह से टूट गई थी, 7 मंजिलें थी इसकी वजह। ठीक है ना। तो इस तरह छज्जे बने हुए, बड़े सुंदर नक्काशी की हुई है। और यानी कि जो होता है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का व्यास नींव पर 14.3 मीटर का है। तो ये यानी कि जो होता है, कुतुब मीनार के बारे में लिखना है, इसके बारे में तो आप जानते ही हो। भी याद कर लेना कि बनाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक, तुर्किश गुलाम था कोई। बाद में इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और ये विजय स्तंभ के तौर पे दिखाया गया है। और 7 मंजिलें थी, तूफ़ान में टूट गई थी 2, उसके बाद इसको रिपेयर करवाया था एक ब्रिटिश अफसर ने। ठीक है ना। तो ये बताना है इसके बारे में। अब आ जाओ आपके पास, ये देखो राजस्थानी पेंटिंग है, मेरू रागनी, उदयपुर शैली है मेवाड़ की। मेरू रागनी एक प्रेम कहानी है राजस्थान की। ठीक है, और ढोलू मारू की कथा है। चित्रकार है साहिबदीन। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में पड़ी हुई है। जल, रंग और ब्रश का इस्तेमाल किया हुआ है, टेम्परा टेक्निक है। ठीक है, सामान्य परिचय क्या है कि ढोल मारू की प्रेम कथा राजस्थान की बहुत प्रचलित कहानी है और बड़े सारे चित्र इसमें बनाए गए हैं। और इसमें 2 हिस्से हैं, चित्र के 2 भागों में बनाया गया है। एक तंबू के नीचे ढोला मारू लाल कलीन पे बैठे हुए दिखाए गए हैं। देखो दोनों क्या कर रहे हैं, लाल कलीन पे बैठे हुए, कालीन पे बैठे हुए दोनों, और दोनों आमने सामने बैठे हुए। पीछे लगे कनात का रंग भी लाल है, और ऐसे वो समझाना है। देखो, और यानी कि ज़मीन पर बाईं और सुरा, मदिरा पात्र, दाई और पीकदान जिसका रंग सुनहरा है रखे हुए हैं। और चोली आसमानी रंग की चोली पहने, पीले रंग के लहंगे में बैंगनी रंग की ओढ़नी पहने हुए चित्र में मारू को ऊँट को प्यार करते या उसके कुछ कहने की मुद्रा में खड़ी दिखाया गया है। ठीक है ना। तो ढोला मारू की प्रेम कहानी है, एक में बैठे हुए दिखाए हुए दोनों, और दूसरे में यानी कि जो होता है, जो मारू है ना, वो ऊँट को कुछ कह रही है या कुछ खिला रही है। ऐसे मतलब ये राजस्थान की कौन सी पेंटिंग है, इसको कहते हैं मेवाड़ की उदयपुर शैली। ठीक है ना। तो ये ढोला मारू की प्रेम कथा दिखाई गई राजस्थान की। अब देखो बनी ठनी, इसको हिंदी में भारत की मोनालिसा बोला जाता है। बनी ठनी लगभग 1750 में बनी, टेम्परा टेक्निक से बनी हुई है और हाथ के बना कागज जल रंग का इस्तेमाल किया गया। राधा की सुंदरता के प्रतीक के रूप में
सुंदरी बड़ी ठंडी बनाई गई है। निहाल चंद्र इसका चित्रकार है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में पाई जाती है। अभी अभी भी रखी हुई है। देखो कैसी है मूर्ति, देखो तीखा नाक है, खिंची हुई आँखें हैं, बिल्कुल तीखे फीचर है। ये जो नीचे ठोडी है वो भी तीखी है, बिल्कुल नाक भी तीखी है, होंठ पतले पतले दिखा रखे हैं। तो यही बताना है इसके अंदर। तो चित्र के अंदर बड़ी ठंडी एक विशेष महत्व रखती है। यहाँ के चित्रों में पुरुष और स्त्रियों कृतियाँ राजस्थान की सभी शैलियों से अलग है। इस शैली के चित्रों में दोनों ही कृतियाँ लंबी, छरेरी, अति सुंदर साइड फेस चेहरे, उन्नत ललाट, लंबी नसिका, मधुर मुस्कान और खिंची हुई आँखें और यानी कि पतले पतले होठ और लंबी बाहें और आधी बाह का ब्लाउज़ और यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य दिखा रखे हैं। तो बहुत यानी कि जो से अच्छी फ़ोटो दिखी है। इसको भारत की मोनालिसा बोला जाता है। तो बड़ी ठंडी की मुस्कान की तुलना लियोनार्डो दा विंसी के प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा से किया गया है। ठीक है ना। 1718 से 64 के बीच में राधा कृष्ण के उपासक निहाल चंद्र ने बनाई है ये। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चित्रकार 1750 है। बड़ी ठंडी चित्र के चित्रकार का नाम निहाल चंद्र है। इसको किशनगढ़ शैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किशनगढ़ शैली है ये, याद करें। देखो ऊपर लिखा है ना किशनगढ़ शैली। अब देखो आगे, ये भी यानी कि देखो बहुत अच्छी निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की फ़ोटो है। तो हाथ में बने कागज़ जल रंग का इस्तेमाल किया हुआ है। हैदराबादी शैली है ये। वो किशनगढ़ शैली थी ना, और ये हैदराबादी शैली है। राष्ट्रीय संग्रहालय में पड़ी हुई है। तो इसमें हजरत निज़ामुद्दीन औलिया अपने शिष्य अमीर खुसरो को से सितार पर सूफ़ी संगीत का आनंद ले रहे हैं। ठीक है ना। तो निज़ामुद्दीन औलिया हजरत गुरु हैं और शिष्य कौन है? अमीर खुसरो। गुरु जी सफ़ेद दाढ़ी, लंबे चोगे पे है, सफ़ेद सूफी टोपी पहनी हुई है, आभा मंडल वृक्ष के नीचे विराजमान है। शिष्य अमीर खुसरो काली दाढ़ी, पगड़ी, सूफी चोगे के सितार संगीत मुद्रा में बैठे हुए। देखो ये गुरु है और ये आगे जो शिष्य बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं। तो ये गुरु शिष्य की जोड़ी दिखा रखी है, निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। इस शैली का नाम क्या है? हैदराबादी शैली है और 18वीं शताब्दी में बना है ये चित्र। ठीक है ना। अब देखो कंपनी शैली क्या होती है, क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी शैली क्या थी? एक्चुअली जब भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों का राज आया 1757 में, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत को पहले राजा को हराया। फिर धीरे धीरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आ गया। तो अंग्रेज़ों की जो कला थी ना, भारतीय कला और चित्रकला पर पश्चिमी रीति का जो प्रभाव पड़ा और एक नई शैली बनी। मतलब भारत के कलाकार थे, उन्होंने कंपनी के तौर तरीक़ों को भी अपनाना शुरू कर दिया चित्रकला में। तो भारत की कला और अंग्रेजी चित्रकला मिल के जो नई कला बनी ना, उसको कंपनी शैली बोलते हैं। कंपनी का राज आ गया था ना इंडिया में। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत में रहने वाले यूरोपियों के लिए एक विशेष प्रकार की चित्रकला की रचना हुई और इन चित्रों का चित्रण भारतीयों और विदेशी चित्रकारों द्वारा होता था, जिनकी नियुक्ति मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के चित्रकारों को रखती थी। तो कंपनी और भारतीय चित्रकला मिल गई, इसी को कंपनी शैली बोलते हैं, कंपनी शैली। और देखो भारत के अंदर अब समकालीन कला आंदोलन के प्रणेता कौन है? मतलब किन्होंने इंडिया में कला में एक नया आयाम जोड़ दिया? तो पारंपरिक कला शैली को छोड़कर पश्चिमी रीति चित्र बनाने लगे कई हमारे देश के लोग थे। तो इस तरह से भारत की कलाओं में ना नवीनता आई। तो इसमें कौन थे? अविंद्रनाथ ठाकुर ने एक नई कला शैली के कला रसिकों को परिचित करवाया। इसी को बंगाल स्कूल कहते हैं, अविंद्रनाथ टैगोर। फिर धीरे धीरे राजा रवि वर्मा आए और दक्षिण भारत के जिस तरह पश्चिमी तकनीक भारतीय विषय वस्तु का चित्रण किया, उस तरह अमृता शेरगिल, जामिनी राय, ये सारे यानी कि ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारत की कला को एक नया रूप दिया। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं भारतीय समकालीन कला आंदोलन के प्रणेता। अविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, जामिनी राय। ठीक है ना। देखो ये अमृता उसका चित्र है, राजा रवि वर्मा का तेलिया रंग में बनाया है, रावण और जटायु, राष्ट्रीय संग्रहालय में पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो राजा रवि वर्मा दक्षिण भारत के त्रावणकोर राजवंश परिवार से थे और उन्होंने नव शास्त्रीय शैली में चित्र बनाए
उन्होंने दृश्य चित्र और व्यक्ति चित्र दोनों ही बनाए हैं। और राजा रवि वर्मा के चित्रों को ओलियोग्राफ तकनीक भी कहते हैं। ओलियोग्राफ मतलब तेल रंगों से बनाए गए हैं। और रामायण महाभारत के चित्र ज़्यादातर बनाए हैं उन्होंने। रावण जटायु में देखो ये दर्शाया गया है कि रावण जटायु से लड़ रहा है। जब वो सीता को चुरा के ले जा रहा था तो जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की, तो रावण को जटायु से लड़ाई करनी पड़ गई। तो राजा रवि वर्मा का जन्म राजवंश में हुआ था। राजा रवि वर्मा ने तेल रंग का प्रयोग किया। तेल रंग का प्रयोग करने वाले राजा रवि वर्मा थे। भारतीय तेल रंग का प्रयोग करने वाले राजा रवि वर्मा थे भी। रवि वर्मा के लोकप्रियता के पीछे क्या था? ओलियोग्राफ, वो ऑयल रंग का इस्तेमाल करते थे वो। फिर देखो ये अमृता शेरगिल का बहुत ही फेमस चित्र है दुल्हन का श्रृंगार। इसमें देखो दुल्हन का श्रृंगार हो रहा है, सखियाँ, कोई उसमें तेल लगा रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है, ठीक है ना। 3 लोग बैठे हुए हैं और बीच में दुल्हन दिखा रखी है, उसका श्रृंगार हो रहा है, जिसमें 5 मानव कृतियाँ हैं। और चित्र में दुल्हन उसकी सहचरियों के शरीर के रंगों का भेद किया गया है। चित्र की पृष्ठभूमि में अमृता ने मनपसंद धुंधले हरे रंग का इस्तेमाल किया है। बैंगनी, गुलाबी, हरा, सफ़ेद, भूरे रंग के प्रयोग को दिखाया गया है। दुल्हन का श्रृंगार किया जा रहा है। तो ये अमृता शेरगिल का चित्र है और यूरोपीय कला क्षेत्र से बना हुआ है। और अमृता शेरगिल राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसका चित्र पड़ा हुआ है। कैनवस पर तेल रंग है ये, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ, देखो हमारी आती है लोक कलाएँ क्या होती हैं, मतलब जो अलग अलग इलाकों में फेमस होती है ना, उसको लोक कला बोलते हैं। जैसे अब ये मैं बता रहा हूँ, बंगाल काली घाट पेंटिंग कहते हैं इसमें। और काली घाट पेंटिंग में देखो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि राजा कोई बड़ा यानी कि अमीर आदमी है, वो क्या कर रहा है, कान साफ करवाने से कान साफ करवा रहा है, ठीक है ना। तो रंगों में काला, लाल, पीले रंग का प्रयोग किया हुआ है। और ये बंगाल पेंटिंग है। तो यहाँ बंगाल में प्रदेश में पर्याप्त काली घाट के लोक चित्र बने गए हैं। तो इसमें यानी कि वेशभूषा से सब पता लग रहा है कि ये बंगाल स्कूल है। और इसमें यानी कि जो उसका क्या कि एक अमीर आदमी है जो राजा लग रहा है, और राजा एक कान साफ करने वाले से अपना क्या करवा रहा है, कान साफ करवा रहा है। ये कौन सी पेंटिंग है? बंगाल। अब देखो ये कौन सी पेंटिंग है? इसको बोलते हैं कलमकारी, आंध्र प्रदेश। कलम, जैसे कलम से बनाए फूल पत्ते बनाए गए हैं, पेड़ बनाया गया पूरा। इसमें कहीं मोर बैठा दिखाई दे गया है, कहीं चिड़िया बैठी दिखाई गई है। तो ये कलमकारी कहते हैं। मोर बैठे दिखाई दे रहे हैं ना, तो एक ही यानी कि जो होता है जीवन वृक्ष भी कहते हैं इसको। देखो तो कलमकारी कला कहाँ की है? कलमकारी आंध्र प्रदेश की। याद कर देना, पूछेगा कि कलमकारी कहाँ की पेंटिंग है? आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम, शिखरालहस्ती, ये 2 केंद्र माने जाते हैं आंध्र प्रदेश में। किसके? कलमकारी के। ये चित्रकारी कपड़े पर बॉटिक या छपाई तकनीक से होती है। कलम जैसे एक साधन के अंदर पिघला हुआ मोम रखकर रूपरेखा बनाई जाती है, इसे कलमकारी कहा जाता है, ठीक है ना। कलम से सजाया जाता है, इसे जीवन वृक्ष भी कहते हैं। देखो चिड़ियों को दिखाया गया है, 2 मयूर मतलब मोर भी बैठे हुए हैं। तो ये यानी कि जो अब ये देखो ये कौन सी पेंटिंग है? इसको बोलते हैं वर्ली पेंटिंग, महाराष्ट्र की है। देखो जिसमें तिकोने बनाए हुए हैं, त्रिभुज बना के जीवों को आकार दिए हुए। त्रिभुज नहीं बने हुए, देखो त्रिभुज बने हुए हैं, और हर त्रिभुज 2 त्रिभुज मोड़ के मानव कृतियों को दिया हुआ है। देखो नाम, ये कौन सी? वर्ली पेंटिंग है। महाराष्ट्र की लोक कला अकेले जीवाम सोमा मासे नामक लोक कला के कंधों पर आश्रय लेके बनती है। तो इसमें भारतीय अपनी पहचान बनाते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाया गया है। मानव कृतियों को 2 त्रिभुजों को जोड़ के बनाया गया है। तो इसको क्या कहते हैं? वर्ली पेंटिंग, महाराष्ट्र। याद कर देना, ये लोक कला है सारी। है पूछेगा क्वेश्चन में, 2 लोक कलाओं के एग्जाम्पल दो। एक वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र है, और अभी मैंने बताया आपको ये कलमकारी आंध्र प्रदेश, और ये बंगाल काली घाट पेंटिंग। ये सारे यानी कि जो देखो आपके क्या है, लोक कलाकृतियाँ। ये वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की बता दी मैंने आपको। और ये फड़ पेंटिंग है राजस्थान की। देखो इसमें सारे यानी कि जो से औरतें छज्जे सजे हुए हैं, ऊँट सजे हुए हैं, औरतों ने बड़ी चोली पहनी हुई है, पुरुष पगड़ी धारण किए हुए हैं। तो ये जो पेंटिंग है अलग अलग जीवन के रंग दिखा रखे हैं। तो योद्धा, सवार, राज दरबार जैसी अनेक चीज़ें, त्यौहार, पूजा पाठ
की गतिविधियों को दिखा रखा है। इसको फड़ पेंटिंग कहते हैं। तो हल्के रंग की स्पाट पृष्ठभूमि में पूरा चित्र बनाया हुआ है। तो वेशभूषाएँ धारण की हुई हैं, चोली पहनी हुई है, औरतों ने पगड़ी पहनी हुई, आदमियों ने पगड़ी पहनी हुई है, औरती चोली लहंगा पहने हुए, दुपट्टे ओढ़े दिखाए गए हैं। रंग बिरंगे काफ़ी रंगीन चित्र है, झरोखे दिखाए गए हैं निर्माण कला के। तो भवन निर्माण कला भी दिखाई हुई है इसमें। अब देखो ये जो सी पेंटिंग है वो कौन सी है? ये है मधुबनी, मिथिला, बिहार। मधुबनी में देखो कैसी पेंटिंग बनती है। मधुबनी में देखो कपड़े पे काफ़ी सारे रंग बनाए हुए हैं, और यानी कि जो है क्या, ये मधुबनी है बिहार की। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला केवल औरतों द्वारा बनाई जाती है और हर माँ अपनी बेटी को ये कला सिखाती है। जल देवी दिखा रखी है इसके अंदर देखो। इसमें आभास होता है जैसे जल देवी बहुत शक्तिशाली है, जल की जंतु उसके अधीन है। देवी की 4 भुजाएं दिखा रखी हैं, जिसकी 2 कमल के पुष्प हैं, अन्य 2 भुजाओं में शंख है। तो बड़े यानी कि फूल पत्ते दिखा रखे हैं। नीला पीला रंग ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, लाल पीला नीला, ठीक है ना। और यानी कि चटक रंग योजना के कारण चित्र बहुत आकर्षक दिखाई देता है। देखो 4 हाथ दिखा रखे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जल के जो ये जीव हैं इस देवी के अधीन है। तो ये जल देवी का चित्र है। मधुबनी, मिथिला इसको बोलते हैं, मिथिला जगह का नाम है, वहाँ की पेंटिंग को मधुबनी बोला जाता है, ठीक है ना बेटा। तो देखो ये आज हमने सारी पेंटिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मिथिला पेंटिंग है मधुबनी, और ये यानी कि जो है फड़ पेंटिंग राजस्थान है, ये आपकी वर्ली पेंटिंग है जो महाराष्ट्र की है, ये कलमकारी आंध्र प्रदेश की है, ये बंगाल की स्कूल है, और ये अमृता शेरगिल का तेलिया रंग है। ये मॉडर्न आर्ट के प्रणेता हैं। ये राजा रवि वर्मा का चित्र है, रावण और जटायु। और कंपनी शैली मैंने बताया, जब भारत में कंपनी आई, कंपनी का राज हुआ, तो उन्होंने भारतीय कलाकारों को चित्रकारी के लिए रखा। तो भारतीय कला और कंपनी कला मिल गई, और इसी कला को कंपनी शैली बोला जाता है। और कंपनी शैली के बाद मैंने बताया था कि ये भारतीय समकालीन कला के प्रणेता हैं। ये नए कौन कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, जामिनी राय, ये मॉडर्न कलाकार हैं इंडिया के। और ये देखो ये क्या है? ये अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया, हैदराबादी शैली है, ठीक है ना। और ये बड़ी ठणी किशनगढ़ शैली है, टेम्परा टेक्निक से बनाई हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। और ये मेरू रागनी, मेवाड़, जयपुर, उदयपुर शैली है। मेरू रागनी की प्रेम कथा दिखा रखी है। और इंडो इस्लामिक शैली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? कुतुब मीनार है, ताजमहल है, जिसमें इंडियन और इस्लामिक कला मिलकर इंडो इस्लामिक कला बन गई है ना। उसके बाद देखो ये मैंने बताया नटराज की मूर्ति, कांस्य मूर्ति है, इसमें यानी कि 4 हाथ दिखा रखे हैं। उसके बाद महिषासुर मर्दनी, कांड्रीय महादेव मंदिर मूर्तियों से सजा पड़ा है। और ये त्रिमूर्ति, जिसमें 3 रूप दिखा रखे हैं, सदाशिव, अधोरा रूप, वामदेव, ब्रह्मा विष्णु शिव की मूर्तियाँ दिखा रखी हैं। अच्छा, ये यानी कि महिषासुर मर्दनी दुर्गा माता को महिषासुर एक राक्षस का वध करते दिखाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद ये पद्मपाणि बोधिसत्व गौतम बुद्ध का चित्र है। और ये महावीर जैन तीर्थकर हैं, 24वें तीर्थकर थे। और राजकीय संग्रहालय लखनऊ में पड़ा हुआ है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ये भी बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सांची महास्तूपा। उसके बाद मैंने बताया आपको सिंह शीर्ष, जो कि यानी कि जो है अशोक के काल में बना था, बलुआ पत्थर से पॉलिश किया हुआ है। और इसी को राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है आज की डेट में। तो देखो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं। तो ये सारी वीडियो आप देखना, शेयर करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ठीक है बेटा।